हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वोकैबुलरी से, और जिसमें 5 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं: सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये 5 टाइप के क्वेश्चन वोकैबुलरी से पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, और सभी क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हम आज आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो ईडियम्स हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, वो कुछ ईडियम्स हम आपको बताने वाले हैं। और देखिए, मेरे पास ये राजीव प्रकाशन का एक सीरीज़ है, और इसी से हमने कुछ इम्पोर्टेंट ईडियम्स को टिक किया है, और वही हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले हमारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे जो भी वीडियोज़ हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे, और वहाँ से और जो वीडियोज़ हमने ईडियम्स एंड फ्रेजेस के दिए हैं, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपको ग्रामर में भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि सिंटैक्स हो गया, सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन है और नरेशन है, अगर इसमें भी आपको प्रॉब्लम है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से जाके आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं और ये सब कुछ बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसके लिए फ्रेंड्स, आपको एक्सरसाइज ज़रूर करना होगा। ग्रामर पोर्शन जो आपका है, नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, इन चारों चीज़ों के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज सॉल्व करना होगा। अगर आपने केवल 1 या 2 ईयर का अगर एक्सरसाइज पूरा सॉल्व कर लिया तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, और इसके एक्सरसाइज के वीडियोज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहला इडियम हमने जो यहाँ पे लिया है, जो कि है अबव बोर्ड। अबव बोर्ड, अबव का मतलब क्या होता है? ऊपर, बोर्ड के ऊपर। जैसे फ्रेंड्स, एक इडियम कह सकते हैं उसको कि अंडर द टेबल। अंडर द टेबल का मतलब क्या होता है? टेबल के नीचे से क्या करते हैं लोग? किसी को रिश्वत देते हैं। अंडर द टेबल का मतलब क्या है? जैसे हम किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या करते हैं? टेबल के नीचे से रिश्वत देते हैं। तो ये इसी का अपोजिट हम कह सकते हैं। अंडर द टेबल का अपोजिट कह सकते हैं अबव बोर्ड। तो अबव बोर्ड का मतलब क्या हो जाएगा? रिश्वतखोर का अपोजिट क्या होगा? ईमानदार होगा। तो अबव बोर्ड का मतलब ईमानदार या फिर फ्रैंक कह सकते हैं, ऑनेस्ट या फिर फ्रैंक। और आपको पता है कि इस बार क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके एग्जाम में इडियम एंड फ्रेज से रिलेटेड? पहले होता था कि आपको इस पे एक एग्जाम्पल लिखना होता था, एक सेंटेंस में यूज़ करना होता था इस इडियम का। लेकिन इस बार क्वेश्चन अगर मॉडल पेपर देखा जाए तो उसमें ऐसा क्वेश्चन दिया गया है कि आपको एक इडियम दिया गया है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसका मीनिंग उसमें बताया गया चारों में, और आपको उन चारों में से सेलेक्ट करना है कि कौन सा इसमें राइट मीनिंग वाला फ्रेज है। तो वही चीज़ आपको इसमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, अबव बोर्ड अगर आता है तो आपको पता होना चाहिए कि अबव बोर्ड का मतलब क्या है? ऑनेस्ट या फिर फ्रैंक होना। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इडियम हमारा है एट होम इन। एट होम इन, और एट होम इन का मतलब क्या है? किसी भी काम में बिल्कुल निपुण होना। एट होम इन का मतलब है किसी भी काम में बिल्कुल स्किल्ड होना, निपुण होना। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल जैसे इसका लिया गया कि माई फ्रेंड इज़ एट होम इन मैथमेटिक्स। माई फ्रेंड इज़ एट होम इन मैथमेटिक्स, यानी कि जो व्यक्ति जिस काम में निपुण है उसके लिए आप एट होम इन का यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इडियम हमारा है एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब क्या होता है? जैसे एक सेंटेंस मान लेते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि तुमने उसे सिर पे चढ़ा रखा है। तुमने उसे सिर पे चढ़ा रखा है। अगर इसी बात को हमें इंग्लिश में कहना हो तो आप कह सकते हैं कि यू हैव गिवन हिम अ लॉन्ग रोप। यू हैव गिवन हिम अ लॉन्ग रोप, यानी तुमने उसे एक लंबी सी रस्सी दे दी है। तो लंबी सी रस्सी देने का और सिर पे चढ़ाने से क्या मतलब है? जैसे देखते होंगे कि जो गाय या भैंस को जब हम खूंटे से बांधते हैं एक बड़ी सी रस्सी में, तो रस्सी जितनी बड़ी होगी उतना ही ज़्यादा वो आज़ादी से उतनी दूर तक घास को चर पाएगा। तो उसी तरह से एक बड़ी सी रस्सी देने का मतलब उसको उतनी आज़ादी देना। तो ऐसे यहाँ पे एट लार्ज, लार्ज का मतलब बड़ा, विशाल कह सकते हैं। तो एट लार्ज का भी मतलब आप समझ सकते हैं कि एट लार्ज का मतलब होता है किसी को आज़ाद कर देना, स्वतंत्र कर देना। और इसका जनरली यूज़ हम करते हैं जब कोई क्रिमिनल अगर है, कोई भी अगर क्रिमिनल है या फिर कोई भी अपराधी है, तो उसको जब आज़ाद कर दिया जाता है तो वहाँ पे आप एट लार्ज का यूज़ कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे द मर्डरर वॉज एट लार्ज। द मर्डरर वॉज एट लार्ज, यानी कि जो मर्डरर था वो आज़ाद था, स्वतंत्र था। तो इस तरह से आप इसको मान सकते हैं कि जब भी कोई क्रिमिनल को आज़ाद कर दिया जाए तो वहाँ पे एट लार्ज का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इडियम हमारा है अ लायंस शेयर। अ लायंस शेयर। तो लायंस शेयर
मान लीजिए एक जंगल है, तो जंगल में सबसे बड़ा हिस्सा किसका होना चाहिए? जो जंगल का राजा है, जो शेर है। तो लायन, शेर का मतलब क्या है? एक बड़ा हिस्सा, किसी भी एक चीज़ में सबसे बड़ा हिस्सा, उसको हम कह सकते हैं अ लायंस शेयर। देखिए इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि द ओनर ऑफ द फैक्ट्री ऑलवेज टेक्स अवे द लायंस शेयर ऑफ द एनुअल प्रॉफिट। फैक्ट्री का जो ओनर है वो क्या करता है? वो जो एनुअल इनकम होती है उसका एक बड़ा भाग वो ले जाता है, बड़ा भाग वो खुद ले लेता है, क्योंकि भाई फैक्ट्री उसकी ये ओनर है वो, तो फैक्ट्री का जो एनुअल इनकम होगा उसका एक सबसे बड़ा हिस्सा तो उसी को मिलना चाहिए। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि द ओनर ऑफ द फैक्ट्री ऑलवेज टेक्स अवे द लायन शेयर ऑफ द एनुअल प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे लायन शेयर का मतलब क्या हो गया? एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा शेयर कह सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा ये आपको। अब देखिए नेक्स्ट इडियम हमारा है कि अ ब्लैक शीप। अ ब्लैक शीप यानी कि काला भेड़, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो काला भेड़ नहीं है, इसका मतलब एक बेकार का व्यक्ति जो किसी काम का ना हो, गुड फॉर नथिंग। ये भी एक इडियम कह सकते हैं, गुड फॉर नथिंग, जो किसी काम का नहीं होता है। तो अ ब्लैक शीप का मतलब होता है एक बेकार व्यक्ति। तो इसका आप सेंटेंस में यूज कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट एवरी फैमिली हैज़ अ ब्लैक शीप। ऑलमोस्ट एवरी फैमिली हैज़ अ ब्लैक शीप। लगभग सभी परिवार में एक बेकार व्यक्ति होता है। इस तरह से आप इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो ब्लैक शीप का मतलब है बेकार का व्यक्ति, जो किसी भी काम का ना हो, जो गुड फॉर नथिंग हो। अब देखिए नेक्स्ट इडियम हमारा है, अब इसमें देखिए कुछ इडियम्स तो हमने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताए हैं, तो उनको मैंने यहाँ इस वीडियो में नहीं बताया है, इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से जाके आप उन इडियम्स को भी देख लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट इडियम हमारा है बाय एंड बाय। और बाय एंड बाय का मतलब क्या है? ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे, यानी कि बिफोर लॉन्ग, ज़्यादा समय ना हो उससे पहले ही, बिफोर लॉन्ग कह सकते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल है कि ही इज़ रिकवरिंग बाय एंड बाय आफ्टर हिज इलनेस, यानी कि बीमारी के बाद वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। तो बाय एंड बाय का मतलब है धीरे धीरे। नेक्स्ट इडियम है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस, ब्रेक का मतलब तोड़ना और आइस का मतलब बर्फ़ है, लेकिन बर्फ़ को तोड़ना यहाँ पे इसका मीनिंग नहीं है, इसका मीनिंग यहाँ पे है चुप्पी को तोड़ना। ब्रेक द साइलेंस, साइलेंस को तोड़ना है। ब्रेक द आइस का मतलब है साइलेंस को तोड़ना। जैसे मान लीजिए कोई मीटिंग हो रही है, किसी भी कोई अगर ऑफिशियल मीटिंग है और उसमें मान लीजिए बॉस ने कोई सजेशन मांगा सभी एम्प्लॉयज़ से जो मीटिंग में वहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं, तो अगर देखिए उसमें सभी लोग बिल्कुल शांत हो गए, सभी लोग बिल्कुल शांत हैं, कोई किसी के पास कोई आइडिया नहीं है, सब लोग बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं। उसी बीच में अगर एक पर्सन खड़ा होके कोई सजेशन देने लगे, तो यानी उसने क्या किया? उस पूरी साइलेंस को ब्रेक किया। तो ब्रेक द आइस का मतलब है ब्रेक द साइलेंस। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट इडियम इसमें है बाय ऑल मीन्स। बाय ऑल मीन्स का मतलब क्या होता है? बिल्कुल निश्चित रूप से, एकदम श्योरली, अगर कोई काम होना बिल्कुल तय हो, निश्चित रूप से वो काम होगा, तो इसका मतलब वहाँ पे आप बाय ऑल मीन्स का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए है बाय ऑल मीन्स यू विल पास योर एग्जामिनेशन दिस ईयर। बाय ऑल मीन्स यानी कि निश्चित रूप से यू विल पास योर एग्जामिनेशन दिस ईयर, तुम इस वर्ष एग्जामिनेशन में पास हो जाओगे। तो बाय ऑल मीन्स का मतलब क्या है? निश्चित रूप से, बिल्कुल डेफिनेटली। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट इडियम है ब्रिंग होम। और अगर इसका मीनिंग निकालें तो ब्रिंग का मतलब लाना और होम का मतलब घर, घर लाना। अब जैसे मान लीजिए अक्सर ऐसा हो जाता है कि अगर कोई घर से गुस्सा होके कहीं चला जाता है, गुस्सा होके घर से कहीं बाहर चले गए, कहीं गांव में या कहीं भी चले गए, तो जब घर के गार्जियन जब उनको बुलाने जाते हैं घर लाने के लिए, तो उन्हें बहुत ही बहला फुसला के, बहुत समझा के लाना पड़ता है, बहुत एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो ब्रिंग होम का मतलब क्या है? बहुत समझाना। किसी को घर लाने के लिए अगर कोई गुस्सा हो गया है तो उसको फिर से घर लाने के लिए बहुत समझाना पड़ता है। तो ब्रिंग होम का मतलब समझाना कह सकते हैं या फिर एक्सप्लेन करना कह सकते हैं, टू एक्सप्लेन कह सकते हैं। अब देखिए ही कुड नॉट ब्रिंग होम हिज प्रॉब्लम टू मी। यहाँ पे एग्जाम्पल है कि ही कुड नॉट ब्रिंग होम हिज प्रॉब्लम टू मी, यानी कि वह मुझे अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन नहीं कर पाया, नहीं समझा पाया। बिकॉज ही डिड नॉट लाइक टू डिस्क्लोज इट, क्योंकि वह उसे बताना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वह अपनी प्रॉब्लम बताना ही नहीं चाहता था। सो ही कुड नॉट ब्रिंग होम हिज प्रॉब्लम टू मी, इसलिए वह मुझे अपनी प्रॉब्लम बता नहीं सका। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट इडियम हमारा है ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक का मतलब यहाँ पे है पनिशमेंट देना, सज़ा देना। देखिए इडियम्स जो होते हैं इसके जो सेंस हैं वो बिल्कुल डिफरेंट ही होते हैं।
इसीलिए हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो ब्रिंग टू बुक का मतलब है टू पनिश, यानी किसी को दंडित करना, सजा देना। ब्रिंग टू बुक का मतलब है सजा देना। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए कि ही केम लेट इन टू द क्लास। ही केम लेट इन टू द क्लास, यानी कि वह क्लास में देर से आया। सो ही वॉज ब्रॉट टू बुक बाय द क्लास टीचर। सो ही वॉज ब्रॉट टू बुक बाय द क्लास टीचर, इसलिए उसे क्लास टीचर के द्वारा पनिश किया गया। तो ब्रिंग टू बुक का मतलब है पनिशमेंट देना, सजा देना। अब देखिए नेक्स्ट इडियम हमारा है चाइल्ड्स प्ले, और ये तो इसके मतलब इसको देख के ही पता चल जाएगा। चाइल्ड्स प्ले का मतलब क्या है? बच्चों का खेल। चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल, यानी कि कोई बहुत ही इजी टास्क, बहुत आसान काम, किसी आसान काम को हम कहते हैं चाइल्ड्स प्ले। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि द सम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर बट इट इज़ अ चाइल्ड्स प्ले फॉर मी। द सम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर, यानी कि यह सवाल उसके लिए बहुत कठिन है, बट इट इज़ अ चाइल्ड्स प्ले फॉर मी, लेकिन मेरे लिए तो यह बच्चों के खेल जैसा है, यानी बहुत ही आसान है। तो चाइल्ड्स प्ले का मतलब वेरी इजी टास्क कह सकते हैं, बहुत आसान काम, समथिंग वेरी इजी। तो इतना फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम कुछ और भी इडियम्स देख लेते हैं, जैसे कैट एंड डॉग लाइफ। कैट एंड डॉग लाइफ, कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब क्या है? बहुत ही झगड़ालू जीवन। कैट एंड डॉग, कैट और डॉग आपस में हमेशा झगड़ते ही रहते हैं। अगर कहीं भी कोई डॉग कैट को देखता है तो वो उसको दौड़ाने लगता है। तो कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब क्या है? क्वेरलसम लाइफ। क्वेरलसम लाइफ का मतलब झगड़ालू जीवन। तो देखिए इसका एग्जाम्पल है कि द टू ब्रदर्स लेड अ कैट एंड डॉग लाइफ एज दे हेटेड ईच अदर, यानी कि दोनों भाई एक झगड़ालू जीवन बिताए क्योंकि दोनों एक दूसरे से हेट करते थे। द टू ब्रदर्स लेड अ कैट एंड डॉग लाइफ एज दे हेटेड ईच अदर, दोनों भाई एक दूसरे से हेट करते थे, इसलिए वे दोनों ही एक झगड़ालू जीवन बिताए। तो कैट एंड डॉग लाइफ का मीनिंग आपको अब समझ में आ गया होगा कि एक क्वेरलसम लाइफ यानी कि झगड़ालू जीवन है। अब देखिए नेक्स्ट इडियम है एंड इन स्मोक। एंड इन स्मोक यानी कि धुएं में उड़ा देना। धुएं में उड़ाने का मतलब क्या है? बिल्कुल व्यर्थ हो जाना। धुएं में उड़ जाने का मतलब क्या है? व्यर्थ हो जाना। तो एंड इन स्मोक का मतलब है इन वेन, यानी कि व्यर्थ हो जाना, कोई चीज़ यूजलेस होना। तो एग्जाम्पल इसका देख लीजिए कि ऑल हिज लेबर्स एंडेड इन स्मोक। ऑल हिज लेबर्स एंडेड इन स्मोक, उसकी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। तो एंड इन स्मोक इडियम से ऐसे ही क्लियर है कि धुएं में उड़ा देना किसी चीज़ को, यानी कि व्यर्थ चला जाना कोई चीज़। अब देखिए नेक्स्ट है फेयर प्ले। फेयर प्ले, तो यहाँ पे फेयर प्ले, अगर कोई फेयरली खेल रहा है यानी कि बिना किसी चीटिंग के कोई खेल रहा है, यानी कि वो ईमानदारी से खेल रहा है। तो फेयर प्ले का मतलब यहाँ पे ऑनेस्टी से है, ईमानदारी से है। अब एग्जाम्पल इसका देख लीजिए कि ही इज़ सक्सेसफुल बिजनेसमैन एज ही बिलीव्स इन फेयर प्ले। ही इज़ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन बिकॉज ही बिलीव्स इन फेयर प्ले, क्योंकि वो फेयर प्ले में बिलीव करता है, ईमानदारी में विश्वास करता है, इसलिए वह एक सफल बिजनेसमैन है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट इडियम हमारा है गुड फॉर नथिंग, जो आपको पहले ही बताया गया। गुड फॉर नथिंग का मतलब बेकार का व्यक्ति। अब जैसे किसी को अगर केवल इतना कहते हैं कि यू आर गुड, तो यहाँ तक तो उसको लगेगा हमारी तारीफ़ कर रहे हैं, यू आर गुड, लेकिन लास्ट में ऐड करिए फॉर नथिंग। यू आर गुड फॉर नथिंग, यानी तुम किसी भी काम के लिए अच्छे नहीं हो, यानी कि तुम किसी भी काम के नहीं हो। तो यू आर गुड फॉर नथिंग का मतलब तुम किसी काम के नहीं हो। तो गुड फॉर नथिंग का मतलब किसी काम का ना होना, यूजलेस होना। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेज है गेट ओवर। ये एक फ्रेजल वर्ब है गेट ओवर, और गेट ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ को ओवरकम करना। तो गेट ओवर का मतलब कह सकते हैं आप ओवरकम, यानी कि सफल हो जाना, किसी चीज़ पर जीत जाना, सफल हो जाना कह सकते हैं। जैसे माई फादर इज़ बोल्ड एंड करेजियस, मेरे पिता बहुत ही बहादुर हैं। तो ही कैन ईजिली गेट ओवर दीज डिफ़िकल्टीज़, वे इन डिफ़िकल्टीज से बहुत ही आसानी से ओवरकम कर सकते हैं, जीत सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पे गेट ओवर का मतलब ओवरकम करना। ओवरकम का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ पर विजय प्राप्त कर लेना। तो अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट इडियम है इन अ फिक्स। इन अ फिक्स, इन अ फिक्स का मतलब बिल्कुल उलझ जाना। एक ऐसे सिचुएशन आता है जब हम बिल्कुल उलझ जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि हम आगे करें क्या। तो एक ऐसे सिचुएशन में होना जब हमें ये भी ना पता हो कि हम क्या करें। और इसी के लिए एक और इडियम यूज़ होता है एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड, यानी कि जब हमें बिल्कुल ना समझ में आए कि हम करें क्या। एट वंस विट्स एंड, विट का मतलब क्या? बुद्धिमानी,
यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे हमारी बुद्धिमानी एंड हो जाए, हमारी बुद्धि ही ना काम करे कि हम इसके आगे क्या करें, तो उसी को हम कह सकते हैं एट वंस विट्स एंड, या फिर इसी के लिए यहाँ पे इडियम यूज़ हुआ है इन अ फिक्स। इन अ फिक्स का मतलब बिल्कुल उलझ जाना, असमंजस में पड़ जाना, दुविधा में पड़ जाना, कन्फ्यूज्ड हो जाना, ये है इसका मीनिंग इन अ फिक्स का। और इसका एग्जाम्पल देखिए, इन द मिडस्ट ऑफ रेलवे जर्नी, रेलवे जर्नी के बीच में, ही डिस्कवर्ड, उसने पाया, दैट ही हैड लॉस्ट द टिकट, कि उसने टिकट खो दिया है। जर्नी के बीच में उसे पता चला कि उसने अपनी टिकट खो दी है। ही वॉज इन अ फिक्स वॉट टू डू, ही वॉज इन अ फिक्स वॉट टू डू, वह बिल्कुल कंफ्यूज था कि अब वो क्या करे। तो इन अ फिक्स का मतलब क्या है, कंफ्यूज्ड होना। अब देखिए नेक्स्ट इडियम है इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड, कोल्ड ब्लड का मतलब यहाँ पे क्या है, इन कोल्ड ब्लड का मतलब है कि बिल्कुल दया ना होना, बिल्कुल निर्दयी होकर। अब एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, द सर्वेंट किल द काऊ, द सर्वेंट किल द काऊ, सर्वेंट ने काऊ को जान से मार दिया, इन कोल्ड ब्लड यानी कि बिल्कुल निर्दयी होकर। इन कोल्ड ब्लड का मतलब है बिल्कुल निर्दयी होकर, सर्वेंट ने काऊ को निर्दयी होकर जान से मार दिया। द सर्वेंट किल द काऊ इन कोल्ड ब्लड, इस तरह से आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे है किथ एंड किन। किथ एंड किन, किथ का मतलब ही होता है रिश्तेदार, तो किथ एंड किन का मतलब है सभी सगे संबंधी, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी सगे संबंधी हैं, रिलेटिव्स हैं या फिर फ्रेंड्स हैं, जिन को आप जानते पहचानते हैं, तो आपके सगे संबंधी जो भी हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, उन सभी को कहते हैं किथ एंड किन। अब एग्जाम्पल देखिए इसका कि ही इन्वाइटेड ऑल हिज किथ एंड किन इन द मैरिज पार्टी। ही इन्वाइटेड ऑल हिज किथ एंड किन इन द मैरिज पार्टी, उसने मैरिज पार्टी में सभी सगे संबंधियों को, सभी रिश्तेदारों को इन्वाइट किया था। तो यहाँ पे किथ एंड किन का मतलब है ऑल रिलेटिव्स। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट इडियम है मेक अप। मेक अप, अब ये मेकअप वर्ड तो आपने सुना ही होगा। मेकअप, जैसे अगर किसी को लगता है कि हमारे फेस में अगर कोई दिक्कत है, यानी कोई अगर दाग धब्बे हैं, तो क्या करते हैं उस कमी को पूरा करने के लिए, उस कमी को पूरा करने के लिए यानी कि उसको छिपाने के लिए, उस कमी को छिपाने के लिए क्या करते हैं, मेकअप कराते हैं। तो मेकअप का मतलब क्या है, कमी को पूरा करना। मेकअप का मतलब कमी को पूरा करना, यानी कि टू कंपेंसेट कह सकते हैं। कंपेंसेट का भी मतलब होता है कमी को पूरा करना। अब एग्जाम्पल इसका है कि हिज लॉस विल बी मेड अप बाय हिज फादर, यानी कि उसका जो घाटा हुआ है अब उसके पिता के द्वारा उसकी कमी पूरी की जाएगी, उसकी भरपाई की जाएगी। नेक्स्ट इडियम हमारा है निप इन द बड। निप इन द बड, निप का मतलब कह सकते हैं सुई चुभोना, निप का मतलब सुई चुभोना, और बड, बड का मतलब कली होता है, जो फूल अभी खिला भी नहीं, जो कली है, कली में ही सुई घोंप देना। अब इसका क्या मतलब है, अभी वो फूल खिला भी नहीं तभी उसमें सुई चुभो देना, यानी कि कोई अगर हमारी बैड हैबिट है, वो अगर अभी पूरी तरह से हमारी हैबिट बनी भी नहीं है, उसको स्टार्टिंग में ही क्या कर देना, उसको ख़त्म कर देना। किसी भी अगर कोई बुरी चीज़ है तो उसे क्या करना चाहिए, स्टार्टिंग में ही उसे जड़ से मिटा देना चाहिए। तो यहाँ पे निप इन द बड का मतलब है कि शुरुआत में ही ठीक कर देना किसी चीज़ को, शुरुआत में ही ख़त्म कर देना। जैसे है कि ऑल बैड हैबिट्स मस्ट बी निप्ड इन द बड बाय द पेरेंट्स। ऑल बैड हैबिट्स मस्ट बी निप्ड इन द बड, यानी कि सभी बुरी आदतों को निप्ड इन द बड यानी कि शुरुआत में ही हमें छोड़ देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। तो निप इन द बड का मतलब है टू डिस्ट्रॉय एट द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत में ही डिस्ट्रॉय कर देना किसी भी चीज़ को। तो इससे जैसा कि ये इडियम है निप इन द बड, इससे आप समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट है आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ डेट, और इसको भी पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है। कोई चीज़ अगर एक्सपायर हो गया है या प्रचलन में नहीं है तो उसको आप कह सकते हैं कि आउटडेटेड हो गया है, फिर कह सकते हैं आउट ऑफ डेट हो गया है। आउट ऑफ डेट का मतलब क्या है, प्रचलन में ना होना, ये कह सकते हैं। और देखिए इसका एग्जाम्पल है कि नाउ अ डेज द ओल्ड फैशन हैज़ बिकम आउट ऑफ डेट। नाउ अ डेज, आजकल, ओल्ड फैशन हैज़ बिकम आउट ऑफ डेट, यानी जो पुराने फैशन है वो आउट ऑफ डेट हो चुके हैं, अब चलन में नहीं है। तो आउट ऑफ डेट का मतलब क्या है, प्रचलन में ना होना। और इसी तरह का, इसी से मिलता जुलता एक और इडियम हमारे पास है आउट ऑफ सॉर्ट्स। आउट ऑफ सॉर्ट्स, आउट ऑफ सॉर्ट्स का यहाँ पे मतलब है अस्वस्थ होना। आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब है बीमार होना, अस्वस्थ होना, अनहेल्दी होना।
तो आप यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ड्यू टू फीवर, यानी कि फीवर की वजह से, बुखार की वजह से, आई वॉज आउट ऑफ सॉर्ट्स यस्टरडे, यानी कि मैं कल अस्वस्थ था, बुखार की वजह से मैं कल अस्वस्थ था, अनहेल्दी था। तो ड्यू टू फीवर आई वॉज आउट ऑफ सॉर्ट्स यस्टरडे, तो आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, अस्वस्थ होना है, बीमार होना है। नेक्स्ट ईडियम हमारा है ऑफ नो अवेल, ऑफ नो अवेल, और जिसका मतलब है यूजलेस। ऑफ नो अवेल का भी मतलब है बिल्कुल यूजलेस होना, बेकार होना। ऑफ नो अवेल का मतलब है यूजलेस होना। अब जैसे आप एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं कि ऑल हिज एफर्ट्स वर ऑफ नो अवेल, ऑल हिज एफर्ट्स वर ऑफ नो अवेल्स, उसका सारा प्रयास व्यर्थ रहा, बेकार रहा। तो ऑफ नो अवेल्स का मतलब है बेकार होना, यूजलेस होना। अब नेक्स्ट इडियम हमारा है स्प्लिट हेयर्स। स्प्लिट हेयर्स का मतलब क्या है, बाल की खाल निकालना। स्प्लिट हेयर, बहुत से लोगों की आदत होती है, कोई भी अगर बात है तो उसमें एक एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ कर डालेंगे, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं ऐसे लोग। तो वो क्या करते हैं, वो स्प्लिट हेयर करते हैं, यानी कि बाल की भी खाल निकालते हैं। तो स्प्लिट हेयर का मतलब है टू गो इनटू मिनट डिटेल्स, यानी कि एक एक मिनट की डिटेल देना। टू गो इनटू मिनट डिटेल्स का मतलब है बाल की खाल निकालना। सम ऑफ फ्रेंड्स वेस्ट दियर टाइम इन स्प्लिटिंग हेयर्स, यहाँ पे एग्जाम्पल है कि सम ऑफ हिज फ्रेंड्स वेस्ट दियर टाइम इन स्प्लिटिंग हेयर्स, उसके कई फ्रेंड्स, उसके कुछ फ्रेंड्स क्या करते हैं, बाल की खाल निकालने में अपना समय बर्बाद करते हैं। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट इडियम हमारा है टू एंड फ्रो। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर। टू एंड फ्रो का मतलब है इधर उधर, हेयर एंड देयर। तो इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि काउज आर रनिंग टू एंड फ्रो इन द मीडोज। काउज आर रनिंग टू एंड फ्रो इन द मीडोज। काउज आर रनिंग टू एंड फ्रो इन द मीडोज, यानी कि गाय इधर उधर दौड़ रही हैं। मीडोज यानी चारागाह में, गाय घास के मैदान में इधर उधर दौड़ रही हैं। तो टू एंड फ्रो का मतलब है इधर उधर, हेयर एंड देयर। नेक्स्ट है टर्न कोट। तो टर्न कोट का मतलब आप कह सकते हैं अवसरवादी। जो लोग मौका देख के, जैसे नेता लोग होते हैं, अवसरवादी होते हैं, जो पार्टी जीत रही है उसी की तरफ वो लेते हैं, तो ये अवसरवादी होते हैं। तो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो अक्सर क्या होते हैं, वो टर्न कोट होते हैं, अवसरवादी होते हैं। एग्जाम्पल इसका है कि वी शुड बी अवेयर ऑफ द कैंडिडेट, हमें ऐसे कैंडिडेट से जागरूक होना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। वी शुड बी अवेयर ऑफ द कैंडिडेट, हमें ऐसे कैंडिडेट से सावधान होना चाहिए, हु इज़ अ टर्न कोट, जो अवसरवादी होते हैं। वी शुड बी अवेयर ऑफ द कैंडिडेट हु इज़ अ टर्न कोट, हमें ऐसे कैंडिडेट से सावधान रहना चाहिए जो लोग अवसरवादी होते हैं, अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा फ्रेजल वर्ब है टेक आफ्टर। फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। किसी वर्ब में एक प्रेपोजिशन जुड़ के जब उसके मूल अर्थ को बदल देता है, उसका जो बेसिक मीनिंग है उसको चेंज कर देता है। अब देखिए ये टेक आफ्टर है, टेक का मतलब लेना, लेकिन इसके बाद जब आफ्टर ऐड हो गया टेक आफ्टर, तो इसका लेना वाला सेंस नहीं रह गया। तो टेक आफ्टर का मतलब हो गया किसी के जैसा दिखना। टेक आफ्टर का मतलब किसी के जैसा दिखना। जैसे अगर किसी को भी बच्चे अगर होते हैं तो लोग आते हैं, रिलेटिव्स लोग देखने के लिए आते हैं, वो कहते हैं ये तो अपने माँ पे गया है, ये अपने पापा पे गया है, ये अपनी दादी पे गया है। इस तरह से कहते हैं बच्चों को कि यह अपने पापा पे गया है। तो पापा पे गया है यानी कि वो अपने पापा की तरह दिखता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ही टेक्स आफ्टर हिज फादर। ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, वो अपने पापा जैसा दिखता है, वो अपने पापा पे गया है। ही टेक्स आफ्टर हिज फादर। इस तरह से टेक आफ्टर का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे अप टू द मार्क। अप टू द मार्क का मतलब क्या है, लेवल में होना। अप टू द मार्क का मतलब है लेवल का होना, कोई भी चीज़ उसके लेवल का होना। अप टू द मार्क, मार्क से भी अप होना, यानी कि एक अच्छे लेवल का होना। अब जैसे कि योर आंसर इज़ नॉट अप टू द मार्क, योर आंसर इज़ नॉट अप टू द मार्क, यानी कि जितना अच्छा होना चाहिए था उतना अच्छा तुम्हारा आंसर नहीं है। योर आंसर इज़ नॉट अप टू द मार्क। तो अप टू द मार्क का मतलब क्या है, ऊंचे स्तर का होना, उचित स्तर का होना। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक्ट से रिलेटेड 3 फ्रेजल वर्ब आपको बताते हैं, एक्ट ऑन, एक्ट फॉर और एक्ट अपॉन। एक्ट ऑन,
एक्ट फॉर और एक्ट अपॉन। एक्ट के साथ, वैसे एक्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी कार्य करना, एक्शन करना, एक्ट का मतलब होता है, या फिर कह सकते हैं कि कोई अभिनय करना भी कह सकते हैं। तो एक्ट ऑन का सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। एक्ट ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ पर प्रभाव डालना। एक्ट ऑन का मतलब प्रभाव डालना, इफेक्ट डालना होता है। अब एग्जाम्पल जैसे इसका दिया गया है कि द पॉइजन एक्टेड ऑन द माइंड ऑफ द पेशेंट। द पॉइजन एक्टेड ऑन द माइंड ऑफ द पेशेंट। जहर पेशेंट के दिमाग पर असर किया है। द पॉइजन एक्टेड ऑन द माइंड ऑफ द पेशेंट। जो जहर था वो पेशेंट के दिमाग पर असर किया था। तो एक्ट ऑन का मतलब प्रभाव डालना होता है। और इसके बाद देखिए एक्ट फॉर। एक्ट फॉर का मतलब क्या होता है, ऑन बिहाफ ऑफ समबडी एल्स, किसी और के जगह पे काम करना। एक्ट फॉर, फॉर का मतलब के लिए, किसी और के लिए काम करना, यानी किसी और के जगह पर काम करना, इसको आप कहते हैं एक्ट फॉर। एग्जाम्पल इसका देखिए, ड्यूरिंग द अब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के अनुपस्थिति के दौरान वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स फॉर हिम, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट उनके स्थान पर कार्य करते हैं। और एक्ट अपॉन का मतलब क्या होता है, सुझाव पर चलना, किसी के कहने पर चलना। एक्ट अपॉन का मतलब क्या है, किसी के सजेशन के अनुसार चलना, इसको हम कहते हैं एक्ट अपॉन, यानी किसी को फॉलो करना कह सकते हैं। एग्जाम्पल इसका है कि यू मस्ट ऑलवेज एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ योर पेरेंट्स। यू मस्ट ऑलवेज एक्ट, या फिर यू मस्ट एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ योर पेरेंट्स। यू मस्ट एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ योर पेरेंट्स, यानी कि तुम्हें अपने माता पिता के सलाह के हिसाब से चलना चाहिए। तो सुझाव पर चलना कह सकते हैं, किसी को फॉलो करना, एक्ट अपॉन का मतलब है। तो आई होप फ्रेंड्स ये तीनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद ज़्यादा नहीं, कुछ और इडियम्स हम देख लेते हैं। जैसे है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू, ब्रेक का मतलब तोड़ना और इनटू का मतलब अंदर कह सकते हैं, गति के साथ अंदर जाना। यानी कि जैसे चोर डाकू होते हैं वो क्या करते हैं कि किसी दीवार को तोड़कर घर के अंदर घुस जाते हैं। दीवार को तोड़कर घर के अंदर घुस जाते हैं। तो ब्रेक इनटू का मतलब सेंध लगाना होता है। सेंध लगाना उसी को कहते हैं जब चोर दीवार को तोड़कर घर के अंदर घुसते हैं, उसी को कहते हैं सेंध लगाना। तो ब्रेक इनटू का मतलब है फोर्सफुली, ज़बरदस्ती अंदर जाना, या फिर सेंध लगाना कह सकते हैं। तो एंटर बाय फोर्स आप लिख सकते हैं, एंटर बाय फोर्स इसका मीनिंग हो सकता है। और इसका एग्जांपल देखिए, द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस लास्ट नाइट एंड स्टोल ऑल द ऑर्नामेंट्स। द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस लास्ट नाइट, यानी कि चोर पिछली रात घर में ज़बरदस्ती घुस गए थे सेंध लगा के। एंड स्टोल ऑल द ऑर्नामेंट्स, और सभी जेवर गहने चुरा लिए। तो ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस एंड लास्ट नाइट एंड स्टोल ऑल द ऑर्नामेंट्स। अब देखिए नेक्स्ट इडियम हमारा है, ये इडियम नहीं ये फ्रेजल वर्ब है ये भी, गिव अवे। गिव अवे का मतलब किसी को कोई चीज़ बांटना, फ्री में बांटना कोई चीज़। गिव अवे का मतलब होता है कोई चीज़ किसी को फ्री में देना। अब जैसे बहुत से यूट्यूबर लोग ही क्या करते हैं, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसे गिव अवे करते हैं, अपने सब्सक्राइबर्स को गिव अवे करते हैं, देते हैं कोई प्रोडक्ट फ्री में। तो गिव अवे का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी को फ्री में कोई चीज़ बांटना कह सकते हैं। जैसे द चीफ गेस्ट गेव अवे द प्राइजेस टू द विनर्स। द चीफ गेस्ट, जैसे कोई भी कंपटीशन होता है तो उसमें जो चीफ गेस्ट आते हैं वो विनर्स को प्राइजेस देते हैं, गिव अवे करते हैं। तो यहाँ पे गिव अवे का मतलब है बांटना, कोई चीज़ देना किसी को फ्री में। और फ्रेंड्स इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट इडियम जो कि है स्टॉर्म इन अ टी पॉट। स्टॉर्म इन अ टी पॉट यानी चाय के का जो बर्तन होता है, चाय के बर्तन में स्टॉर्म यानी तूफान आ जाना, चाय के बर्तन में तूफान आ जाना। अब इसका क्या मतलब है, चाय के बर्तन में तूफान आने का मतलब क्या है कि किसी छोटी सी बात को बड़ा बना देना, यानी कि बात का बतंगड़ बना देना, किसी छोटी सी बात को बड़ा बना देना। अब जैसे कहते हैं कि सास बहू में ठन गई और लड़ती बीती रात, और बढ़ते बढ़ते बढ़ गई सिर्फ जरा सी बात, खटोला यहीं बिछेगा। यानी कि बात केवल इतनी थी कि खटोला यहाँ बिछेगा, लेकिन रात भर सास और बहू में इसके लिए झगड़ा होता रहा। तो यहाँ भी यही सेंस है कि मतलब किसी छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना, किसी छोटी सी बात पर लड़ना कह सकते हैं। तो स्टॉर्म इन अ टी पॉट का मतलब है अ क्वारल फॉर नथिंग, बेकार की चीज़ों के लिए लड़ाई करना। जैसे द मदर रेज्ड द स्टॉर्म इन अ टी पॉट, और ऐसा काम अक्सर मदर ही कर सकती हैं
कि द मदर रेज्ड अ स्टॉर्म इन अ टी पॉट ओवर द लॉस ऑफ द डॉटर्स बुक। द मदर रेज्ड अ स्टॉर्म इन अ टी पॉट, यानी कि माँ ने एक छोटी सी बात पे क्या किया, पूरा एकदम तूफान मचा दिया। और द लॉस ऑफ अ डॉटर्स बुक, यानी कि उसकी बेटी का की जो बुक थी वो गायब हो गई थी। केवल इसी बात के लिए उन्होंने तूफान मचा लिया बिल्कुल माँ ने। तो इसका एग्जाम्पल है कि द मदर रेज्ड अ स्टॉर्म इन अ टी पॉट ओवर द लॉस ऑफ अ डॉटर्स बुक। तो स्टॉर्म इन अ टी पॉट का मतलब है छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना, उस पर झगड़ा करना। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इडियम है ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है समटाइम्स, यानी कि कभी कभी। ऑफ एंड ऑन का मतलब है समटाइम्स, कभी कभी। अब जैसे कह सकते हैं कि ही कम्स टू माई हाउस ऑफ एंड ऑन, ही कम्स टू माई हाउस ऑफ एंड ऑन, या फिर ही ऑफ एंड ऑन कम्स टू माई हाउस। ऐसा भी कह सकते हैं कि वह कभी कभी मेरे घर पर आता है। तो ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कभी कभी, समटाइम्स। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम नेक्स्ट इडियम देखते हैं जो कि है अ मैन ऑफ पार्ट्स। अ मैन ऑफ पार्ट्स, एक होता है अ मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स किसको कहते हैं, जो लिटरेट पर्सन होते हैं, जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं। ऐसे ही अ मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब क्या है, जिसके पास बहुत सारी क्वालिटीज़ हों, जिसके पास ढेर सारी क्वालिटीज़ होती हैं, उनको हम मैन ऑफ पार्ट्स कह सकते हैं। गिफ्टेड पर्सन, जिसको गॉड ने बहुत सारी क्वालिटीज़ गिफ्ट किया हो, उसको हम कह सकते हैं अ मैन ऑफ पार्ट्स। तो कोई भी अगर ऐसा पर्सन आपके आसपास है जिसे आप जानते हैं, जिसके पास बहुत सारी क्वालिटीज़ एक साथ हैं, तो उसको आप कह सकते हैं कि ही इज़ अ मैन ऑफ पार्ट्स। अब देखिए नेक्स्ट इडियम हमारा है मेक बोथ एंड्स मीट। मेक बोथ एंड्स मीट, यानी कि दोनों एंड्स को मिलाना। अब इसका मतलब क्या है कि यानी कम पैसों में गुजारा करना। दोनों किनारों को मिलाने का मतलब यहाँ पे है कम पैसों में गुजारा करना। टू मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब है सफिशिएंट इनकम, यानी कि पर्याप्त इनकम जिसमें हम गुजारा कर सकें। एग्जाम्पल जैसे है कि प्राइसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। प्राइसेस डे बाय डे बढ़ रही हैं, दिन पर दिन प्राइसेस बढ़ रही हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट, यानी कि गुजारा करना बड़ा ही कठिन हो गया है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट, यानी कि इस महंगाई में गुजारा करना बहुत ही कठिन हो गया है। तो टू मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब है मुश्किल से गुजारा करना। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने आपको इस पूरे बुक से जितना भी इम्पोर्टेंट ईडीएम मुझे लगा, मैंने वो सभी ईडीएम्स आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। आई होप आपको ये सारे ईडीएम्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको केवल इसका मीनिंग समझना है कि इसका मीनिंग क्या है, किस लिए इस ईडीएम का यूज़ करते हैं, किस सेंस में इसका यूज़ किया जाता है, बस यही आपको समझना है। और आपको 4 ऑप्शन दिया गया होगा जिसमें करेक्ट ऑप्शन को आपको टिक करना है, जो आप तभी कर सकते हैं जब आपको इसका सेंस अच्छे से पता होगा। तो आई होप फ्रेंड्स सारे ईडीएम्स आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।